तो हमने अपने पिछले लेक्चर में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम एक फिनोमिना के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका यूज़ करके हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन। तो बेसिकली मैं हाइब्रिडाइजेशन के आइडिया की बात करूं तो उससे पहले आप एक मॉलिक्यूल को देखिए BeH2, जिसमें हमारे जो बेरिलियम है तो कन्फिगरेशन 1s2 2s2 की फॉर्म में है, और हाइड्रोजन का जो कन्फिगरेशन है वो 1s1 की कन्फिगरेशन में है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि बेरिलियम में तो आपके कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड तो है ही नहीं, तो इसको बॉन्ड फॉर्म नहीं करना चाहिए। बट स्टिल जो आपका बेरिलियम है वो दोनों हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है। तो उसका रीज़न क्या है? तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम हाइपोथेसाइज करते हैं कि आपका बी है, ये बेसिकली आपका जिसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होके, यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक 2p z में एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है एक्साइट होके। इस एक्साइटेशन का रीज़न कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपको थर्मल एजुटेशन या फिर और कोई रीज़न जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रॉन 1s2 और 1sp में चला जाता है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए हैं। इससे पहले एक चीज़ से आप ध्यान रखिएगा, जो आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है ये बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम के बीच में होता है। तो बेसिकली आपने देखा कि आपके पास बेरिलियम में आपके पास सब एक 2s ऑर्बिटल है और आपके पास एक 2pz ऑर्बिटल है, ठीक है। अब ये दोनों हाइड्रोजन के 1s के साथ बॉन्ड फॉर्म करेंगे। बट आप यहाँ पे एक एम्बिग्विटी देखेंगे कि जब ये दोनों बॉन्ड फॉर्म करेंगे और ये दोनों बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो ये डिफरेंट होंगे एक हिसाब से बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा। बट जब आप बेरिलियम में ये BeH2 पे दोनों का बॉन्ड को आप देखेंगे ना, तो एक्सपेरिमेंटली आप पता लगाएंगे कि इन दोनों की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है। ये नियरली आइडेंटिकल बॉन्ड्स होते हैं। बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका 2s है और ये 1s है, और यहाँ पे 2pz है और ये 1s है, तो इनके बॉन्ड एनर्जी में डिफरेंस होना चाहिए था। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम हाइब्रिडाइजेशन का एक हिसाब से कंसेप्ट का यूज़ करते हैं। इसमें हम एक आइडिया लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन को बेसिकली हम डिफाइन करते हैं एज इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स तो बेसिकली आप इंटरमिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो मेन आइडिया क्या है कि जो आपका 2s है बेरिलियम का और जो 2pz है, ये दोनों कंबाइन होके आपको दो sp और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देते हैं। हमेशा याद थंब रूल याद रखिएगा कि आप जितने यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे हैं उतने आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। यहाँ पे 2 ऑर्बिटल्स हमको मिलेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पे एक 2s ऑर्बिटल है और यहाँ पे आएगा आपको एक 2pz ऑर्बिटल हो गया प्लस माइनस, और यहाँ पे ये, तो जब ये कंबाइन करेंगे तो बेसिकली आपको क्या हो सकता है, यहाँ पे p ऑर्बिटल आपको 2pz इस तरह कन्फिगरेशन में हो सकता है या इस कन्फिगरेशन में हो सकता है। दोनों में से कोई कन्फिगरेशन पॉसिबल है। तो आपको जो एंड में रिजल्ट मिलेगा वो कुछ इस फॉर्म को हो सकता है। कुछ इस फॉर्म को हो सकता है। ये आपका प्लस हो गया और आपका माइनस हो गया, ये आपका प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ये दोनों ही आपके sp ऑर्बिटल्स हैं
जो कंबाइन होकर फॉर्म होंगे, अगर आप देखेंगे तो दोनों नियरली आइडेंटिकल ही है, बस इनका हाँ ओरिएंटेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। ये मिरर इमेज से के हिसाब से, और उनकी बाकी प्रॉपर्टी सारी की सारी सेम है। तो यही हमारा हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट है बेसिकली, कि आपके दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर आपको ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देते हैं। और अब जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ के आपको वो मिलते देंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आपका न्यूक्लियस हो गया और यहाँ पे आपका न्यूक्लियस हो गया, तो इन रियलिटी ये आपका बड़ा सा यहाँ पे प्लस लोब होगा और यहाँ पे आपको एक छोटा लोब होगा माइनस का, और यहाँ पे आपके बड़ा सा प्लस लोब होगा और एक छोटा लोब होगा माइनस का। ठीक है, तो आपको जब दोनों ये आपका प्लस का लोब है, ये प्लस लोब है, ये माइनस लोब है, ये माइनस लोब है, तो बेसिकली आपके जो दोनों जब sp एक साथ आपको बेरिलियम पे दिखेंगे तो ये कुछ इस फॉर्म के होंगे। और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन का 1s लगेगा, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन का 1s लगेगा। ये दोनों हाइड्रोजन के 1s है, 1s है और हाइड्रोजन 1s भी हाइड्रोजन के, और यहाँ पे दोनों sp है। तो आपका BeH2 कुछ इस तरीके का दिखाई देता है और ये दोनों 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो पिक्टोरियली आपका BeH2 का हाइब्रिड ऑर्बिटल एटॉमिक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, और इसको हम sp हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि इस केस में ना हमारा क्या हुआ है कि एक हमारा एक s और एक p कंबाइन किया है। अब अगर आप इसके कोफिशिएंट्स करने का फाइंड आउट करेंगे, तो अगर मैं लिखूँ ना ध्यान से, तो मेरा जो फर्स्ट वाला sp था उसमें C1 2s और एक 2p कंबाइन किया। जो मेरा दूसरा वाला है sp है, मैं यहाँ पे कोफिशिएंट्स को डिफरेंट ले रहा हूँ, 2p कंबाइन किया। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि आपके जो ये वाले हमारे 2s और 2p थे कंबाइन करके मैं 2 दिए। अब आपको पता है कि जो आपका psi1sp है, इसको जो आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका वॉल्यूम इंटीग्रल लेंगे तो 1 आना चाहिए। जब उस कंडीशन को आप अप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि आपका C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर 1 आना चाहिए। सिमिलरली जब सेम कंडीशन आप psi2sp पे अप्लाई करेंगे तो आपको C3 स्क्वायर प्लस C4 स्क्वायर 1 मिलना चाहिए। आप इसको अप्लाई करके देख भी सकते हैं कि C1 आपका psi2 स्क्वायर dt प्लस C2 स्क्वायर आपका psi2p स्क्वायर dt, इसमें आपका 2C1C2 psi2s psi2p dt, आपका ये वाला टर्म 0 हो गया, क्योंकि आपको पता है आपके 2s 2p के जो सेम ऑर्बिटल्स है बेसिकली आपके वेव फंक्शंस ऑर्थोगोनल होते हैं। इसको रख करके नीचे लिख देता हूँ। कोई भी नीचे लिख देता हूँ। तो और ये आपका 1 हो जाता है, ये भी 1 होता है, तो इस तो आपको C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर मिल गया। देखो पता है आपको psi2s psi2p पहले से नॉर्मलाइज्ड है। सिमिलरली आपको C3 स्क्वायर प्लस C4 भी मिल जाते हैं। तो सेम कंडीशन आप psi2sp पे अप्लाई करेंगे आपको C3 स्क्वायर प्लस C4 स्क्वायर मिलेगा। और एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी आप और देखेंगे कि जब आप psi1sp और psi2sp इसको कॉन्जुगेट लेके उनका वॉल्यूम इंटीग्रल लेंगे तो आपको 0 मिलना चाहिए। क्यों? अब बेसिकली जो आपके ये psi1sp और psi2sp है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। तो क्योंकि आपको जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है
आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ऑर्थोगोनल इन द सेंस क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं बेसिकली, क्योंकि डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं तो हाई ऑर्थोगोनल है, यानी कि इनके वेव फंक्शन को मल्टीप्लाई करके अगर इसका वॉल्यूम इंटीग्रल लेंगे तो आपको जीरो मिलना चाहिए। तो इससे आपको मिलेगा कि C1 C3 प्लस C2 C4 ज़ीरो होना चाहिए। तो बेसिकली इन दी एंड आपको मिलेगा कि आपको Ψ1 SP है। जब इस सबको सॉल्व करके देखेंगे तो ये 1/√2 Ψ2S प्लस Ψ2P और Ψ2SP 1/√2 Ψ2S माइनस Ψ2P के फॉर्म में होना चाहिए। तो ऐसे ही होगा बेसिकली। आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में यही होता है। इनके कोफिशिएंट्स को फाइंड आउट करने के लिए आप इस तरीके से कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम एक और ऐसे एग्जांपल लेते हैं PS3 का। आपका जो बोरोन है इसमें बेसिकली आपके अगर आप एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो 1s2 2s2 2p1। तो इसमें अगर आप एक्साइटेशन करवाएंगे तो आपका 1s2 2s1 2pz1, यहाँ पे मैं 2px और 2py दोनों हैं, मैं x में मैं डालता हूँ और y में ज़ीरो रहने देता हूँ। तो आपके भी जो तीनों ऑर्बिटल्स हैं ये कंबाइन करेंगे। और आपके जो 2s 2p z प्लस 2px है ये कंबाइन करके आपको 3 sp2 ऑर्बिटल्स देंगे। sp2 क्योंकि आपका s एक ऑर्बिटल है, s का एक और p के दो है, तो इसमें आपका s 1/3 और आपका p ऑर्बिटल 2/3 उसमें मिक्सिंग होगी। तो बेसिकली अगर आप पिक्टोरियली देखेंगे तो आपके यहाँ पे एक न्यूक्लियस हो गया, ये कुछ ऐसे करके मैं इसमें आपको तीनों आपके जो आपके sp2 ऑर्बिटल्स हैं इन्हें कंबाइन तरीके से आपके उसके मॉलिक्यूल बना के दिखा रहा हूँ। आप चाहे तो इंडिविजुअली इनकी शेप को डिटरमाइन कर सकते हैं s और p z और p x को कंबाइन करके। तो बेसिकली आपको कुछ इस तरीके के दिखाई देंगे। और यहाँ पे इनके नेगेटिव पार्ट्स हैं और बेसिकली आपके यहाँ पे हाइड्रोजन के 1s बॉन्ड मारेंगे। तो आपका BS3 कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और उनके बीच का एंगल 120 डिग्री होगा। हम डिटरमाइन कर सकते हैं ये बिल्कुल इस तरीके का दिखाई देगा। ऐसे सिमिलर अगर मैं बात करता हूँ, अगर आप बेसिकली आप BS3 का केस देखेंगे ना तो आपका Ψ1 sp2 आपका कुछ कोफिशिएंट Ψ1 2s 2pz और 2px हो गया। तो बेसिकली अब इसमें तीनों वेव फंक्शंस को लिख के इन तीनों में फिर से वो कंडीशन म्यूचुअली ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी और वो क्या कहते हैं नॉर्मलाइजेशन की प्रॉपर्टी को लगा के आप अपनी कोफिशिएंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं ट्राई करूं तो इसके 2sp के ऑर्बिटल को 1 से डिनोट करूंगा पहला कोफिशिएंट,
मैं ऐसे लिख रहा हूँ, दूसरे कोफिशिएंट में पी से ई जेड और तीसरे कोफिशिएंट में पी एक्स से डिनोट करूँगा। ऐसे करके हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स होंगे। जिसमें हमारा psi1 है, psi1 2 psi3s प्लस बेसिकली यहाँ पे psi1 डैश psi1 डबल डैश psi2 डबल डैश 2pz psi3 डबल डैश px लिखता हूँ। और यहाँ पे C2 डैश pz C3 डैश px। इसमें अगर आप कंडीशन अप्लाई करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके जो जनरल जो कोफिशिएंट्स है psi1 C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर है, ये बना होना चाहिए। और ये psi1 psi2 psi3 तीनों के लिए अप्लाई होना चाहिए ये वाली कंडीशन। और इसमें आप एक क्रूशल चीज़ के बारे में और जानेंगे कि आपको जो C1 की वैल्यू है ना, बेसिकली ये मुझे 1/3 होनी चाहिए। अब ये क्यों है? बिकॉज जो आपका एस ऑर्बिटल है वो टोटल कंट्रीब्यूशन का 1/3 दे रहा है, और जो आपका C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर है ना, इसकी वैल्यू 2/3 होनी चाहिए, क्योंकि आपका पी ऑर्बिटल टोटल का 2/3 कंट्रीब्यूशन दे रहा है। और ये सब वैलिड फॉर psi1 psi2 और psi3 तीनों के लिए वैलिड है, होने चाहिए। तो ये बेसिकली आपके CI कोफिशिएंट, CI डैश कोफिशिएंट और CI डबल डैश कोफिशिएंट्स के लिए वैलिड होंगे। जहाँ पे आपका I 1 2 और 3 वैल्यू लेगा। बेसिकली मेरा कहने का मतलब यही है कि आपके कोफिशिएंट C1 C2 C3 C1 डैश C1 C2 डैश C3 डैश और C1 डबल डैश C2 डबल डैश C3 डबल डैश, ये प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेंगे। तो इनसे आप लिख सकते हैं कि, और बाकी की प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करके आप लिख सकते हैं कि आपका psi1 है ये C1/1/√3 S, बस मैं डायरेक्टली यहाँ लिख सकता हूँ कि आपका ये 2/3 आप इस वाले केस से px के कंट्रीब्यूशन को 0 मान सकते हैं। दूसरे वाले केस में आपका वहाँ पे 1/3√x प्लस माइनस 2/√3 pz। और उसके बाद आप ये प्रॉपर्टी भी जानते हैं कि आपके कोफिशिएंट्स का बेसिकली अगर आप ऐसे लेते हैं तो आपको ये सब 0 आने चाहिए। तो जब इन प्रॉपर्टीज़ को आप डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि जैसा कि फर्स्ट केस में आपके यहाँ पे 0 था, तो इस केस में आपका C3 डायरेक्टली 0 हो गया। तो उस रीज़न से आपका ये टर्म तो 0 हो ही गया, तो आपका ये टर्म 0 होना चाहिए। तो आपको जो C1 जैसे आप उनका मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो आपके पास 1/3 आएगा। और क्योंकि आपका ये C2 आपका 2/√3 है, तो आपका C2 जो कोफिशिएंट आना चाहिए वो बेसिकली जिस फॉर्म का आना चाहिए। सो अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -1/√6 आ गया। तो आपका यहाँ पे जो कोफिशिएंट आएगा 2px का, ये आपके 1/-1/√6 आ गया। और आपका जो 2px का जो कोफिशिएंट आएगा वो बेसिकली अगर मैं कंडीशंस को हटाऊँ सबको, आप जानते हैं कि आपका बेसिकली यहाँ पे 1/3 प्लस 1/6 प्लस आपका जो C2 कोफिशिएंट है इसको स्क्वायर बनाना चाहिए। तो ये आपका 6 1/3। बेसिकली आपका इस केस में यहाँ पे 3/6 1/2 हो गया, तो आपका C 1/√2 कुछ आना चाहिए।
तो आपको यहाँ पे 1/√2 आना चाहिए। सिमिलरली आपको जो सिग्मा 3 होगा वहाँ पे अगर मैं 1/√2s ले लूँ, यहाँ पे 1/√6 pz ले लूँ, तो यहाँ पे 1/√2 px आना चाहिए। अब इन दोनों को वेरीफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इनके कोफिशिएंट्स को सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। फर्स्ट कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 बस 1/6 - 1/2, तो ये 0 आ गया। यानी कि ये दोनों ऑर्थोगोनल है। तो ये कोफिशिएंट्स आप चेक कर सकते हैं, ये वैलिड कोफिशिएंट्स है। तो ये आपका बेसिकली तीनों sp2 ऑर्बिटल्स हो गए। अब आप कार्बन में CH4 के लिए खुद ट्राई कर सकते हैं, वो भी कुछ सिमिलर ही होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन में डिस्कस करने के लिए यही था। बेसिकली आप ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करके आप इनके एंगल्स वगैरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऐसे अगर मैं CH4 की भी बात कर दूँ तो यहाँ पे ये होगा, उसमें आपका sp3 है। अगर मैं सही से इसको ड्रॉ करने का ट्राई करूँ तो कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। और आपके नेगेटिव वाले साइंस हैं और आप यहाँ हाइड्रोजन लगेंगे। तो आपका और यहाँ पे आपका जो एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट्स का कुछ होता है। इसके भी आप बेसिकली हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लेके उनके कोफिशिएंट्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यही सब कुछ था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में डिस्कस करने के लिए। अब इसके बाद एंड में मैं एक एक्स्ट्रा टॉपिक डिस्कस करूँगा जो कि है पोटेंशियल सर्फेसेस। इसके बाद जो बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो पोटेंशियल सर्फेसेस है बेसिकली क्या है, आपको पोटेंशियल का अगर मैं बेसिकली एक मान लीजिए आपकी पोटेंशियल एनर्जी है या आपका डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। मान लीजिए आपके यहाँ पे कोई न्यूक्लियस है, उससे डिस्टेंस पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड कर रही है। तो ये कुछ आपका ग्राफ ऐसे बनता है, यहाँ पे आप अप्रोच मार रहे हैं और ये आपकी मान लीजिए 0 वैल्यू है पोटेंशियल की। यहाँ ऊपर आपकी पॉजिटिव वैल्यू थी और यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम आता है और ये आपकी इन्फिनिटी वैल्यू टेंड कर रही है। ये बेसिकली क्या सिग्निफाई करने का ट्राई कर रहा है। अब अगर पोटेंशियल सर्फेस के बारे में हम जानेंगे तो सोच के देखिए, मान लीजिए कि आपके दो बेसिकली आपके दो मॉलिक्यूल्स हैं A और B, उनके दोनों न्यूक्लियस हैं। तो क्या होगा, जब बहुत ज़्यादा दूर होंगे तो उनके बेसिकली बीच में जो पोटेंशियल है वो 0 होगी। जब इन्फिनिटी पे इनका डिस्टेंस होगा तो उनके बीच में पोटेंशियल अप्रॉक्सीमेटली 0 होगी। जैसे जैसे ये पास आते जाएंगे आपकी पोटेंशियल नेगेटिव होती जाएगी, अट्रैक्टिव, क्योंकि आपकी जो पोटेंशियल है वो अट्रैक्टिव है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो अट्रैक्शन है वो डोमिनेट करेगा और ऐसे करते करते ये एक मिनिमम में पहुँचेंगे। ये जो मिनिमम है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आपकी जो वो है, यहाँ से यहाँ पे जो ये आर है ये आपकी बॉन्ड लेंथ है। ये और बीच का वो डिस्टेंस जहाँ पे इनकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल जो एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। और जो एनर्जी है 0 से ये, इसे हम बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। बेसिकली सोच के देखिए, ऐसा आपका A और B और बॉन्ड है बना पड़ा है। अगर आप यहाँ से ये यहाँ तक जो 0 तक एनर्जी है बॉन्ड एनर्जी, इसको सप्लाई कर दे तो क्या होगा कि एनर्जी इसकी यहाँ से ये 0 पर टेंड मार जाएगी और इसका बॉन्ड टूट जाएगा। यानी कि आपको इतनी एनर्जी सप्लाई करनी है AB बॉन्ड को तोड़ने के लिए। और जब AB को और भी पास लाते हैं तो बेसिकली ये रिपेल करना स्टार्ट कर देते हैं इनके न्यूक्लियस और रिपल्सन डोमिनेट कर जाता है। तो बेसिकली आपका पोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। इसको देख के आप बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ का एक आइडिया ले सकते हैं। ठीक है,
अब इसका यूज़ क्या है हिसाब से अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि आपने दो एटम्स लिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। मुझे पता है कि जो नाइट्रोजन है उसका जो बॉन्ड होता है वो इस तरीके 3 होता है, जो ऑक्सीजन होता है उसका बॉन्ड कुछ इस तरीके का होता है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो आपको जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी की। और क्योंकि आपके नाइट्रोजन ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा पास है, तो अगर आप इन दोनों का एक ही उसमें डायग्राम ड्रॉ करने का ट्राई करेंगे, मान लीजिए लेंथ में 0 मान लेता हूँ और ये डिस्टेंस है, मान लीजिए मैंने बेसिकली नाइट्रोजन ड्रॉ कर दिया, इसकी इतनी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, और ये डिस्टेंस पे यहाँ से यहाँ पे नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ है, और इतनी इतनी इसकी एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन और बॉन्ड लेंथ ऑफ नाइट्रोजन। तो हम जानते हैं कि जो बॉन्ड लेंथ है नाइट्रोजन की वो कम है बॉन्ड लेंथ ऑफ ऑक्सीजन से, और जो बॉन्ड एनर्जी है नाइट्रोजन की वो ज़्यादा है बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन से। तो इस रीज़न से क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी ऑक्सीजन से कम है, तो इसका थोड़ा सा यहाँ पे इसकी ये जो मिनिमा होगा वो कुछ थोड़ा सा ऊपर होगा, और इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो ऐसे होगी। तो इसकी जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस फॉर्म का बनेगा, इसका मिनिमा यहाँ पे कुछ आएगा। आप देख सकते हैं कि जो बॉन्ड एनर्जी है ऑक्सीजन की वो कम है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में, और इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो ऑक्सीजन की ज़्यादा है। तो बेसिकली आप इसको देख के ऐसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और मैं एक और नोट की बात करूँगा, जैसे मान लीजिए अगर आप नाइट्रोजन लेते हैं तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है 3। अगर आप नाइट्रोजन 2+ लेते हैं तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है 2.5। नाइट्रोजन 2- लेते हैं तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है 2.5। और दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो इसका मतलब इन दोनों की बॉन्ड लेंथ और स्टेबिलिटी सेम है नहीं। आपको अगर ध्यान होगा तो जो आपका 9+2 है तो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, तो उस वजह से ये मोर स्टेबल है। इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंटी बॉन्डिंग में एंटर करता है, इस वजह से ये लेस स्टेबल है। क्योंकि उसके लेस स्टेबल है तो इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है N2- की हल्की सी कम होगी ये N2+ के कंपैरिजन में, और उसकी बॉन्ड लेंथ हल्की सी ज़्यादा होगी। वैसे क्योंकि मोर स्टेबल है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, थोड़ी सी ज़्यादा होगी, और बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा कंपैरिजन के लिए। तो बस आज के लेक्चर के लिए इतना ही।